नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे टीथिंग ट्रबल्स इन बेबीज़। बच्चों में जो दांत आने की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसमें हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि उनकी टीथिंग ईजी हो जाए। तो इन सब के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। बच्चों में दांत आने की प्रोसेस है वो 3 मंथ से शुरू हो जाती है। 3 मंथ से उनके जो गम्स हैं वो हार्ड होने लगते हैं और उसके बाद जो दांत आने की प्रोसेस है वो 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक चलती है। तो मतलब ये बहुत लंबा समय होता है। इस बीच में बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स होते हैं। ये जो दांत आने की जो प्रोसेस होती है बच्चों में, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके नेचर में एक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसके बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स के बेबी के बाद जो उनकी गम होती है वो थोड़ी थोड़ी हार्ड होने लगती है। जब वो हार्ड होती है तो कभी कभार उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप बच्चों को देखेंगे कि वो हमेशा यूं ऐसे दबाते रहते हैं अपने गम्स को। तो इस समय पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बेबीज़ के नेचर को समझना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, उसके पेन को समझना पड़ता है और उस हिसाब से हमें एज अ पेरेंट्स रिएक्ट करना पड़ता है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है और आप भी उस चिड़चिड़ करेंगे या माँ परेशान हो जाएगी तो उसके ऊपर गलत असर पड़ता है। इसलिए उसके चिड़चिड़ेपन को हमें थोड़ा सा शांत करना पड़ता है, उसको सहलाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो बच्चों में दांत आने की प्रोसेस है उसमें बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग तो जानते ही होंगे, मैं आपको फिर भी यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को जो दांत आने की प्रोसेस है उसमें हेल्प कर पाएँ। फर्स्टली हम उन्हें कुछ ऐसे टॉयज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जो BPA फ्री प्लास्टिक से बने हो या कोई एकदम नरम प्लास्टिक से बने हो, जिनसे कोई आवाज़ आती हो, जो उनके लिए प्लेफुल रोल प्ले करे, जिनसे वो खेल सके, उनको दांतों में लेके दबा सके ताकि उनका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। सेकेंडली हम उन्हें एक वॉश क्लॉथ, जो अपना नैपकिन होता है, उसको अच्छे से वॉश करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें और फिर वो उसको बच्चों को दें, ताकि जब उनको पेन ज़्यादा होता है तब वो हमेशा गम्स को दबाने की कोशिश करते हैं और वो जो दबाते हैं जब वो कपड़ा मुंह में, तो उससे उनके पेन को आराम मिलता है। और अगर हम कपड़ा थोड़ा ठंडा करके रखेंगे तो उससे यह है कोल्ड जो होता है वो सेंसेशन, अच्छा सेंसेशन प्रोवाइड, कोल्ड से जो होता है पेन का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है, तो बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिलता है। रात को सोते वक्त अगर बच्चों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या दिन में कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप माँ जो है वो अपने हैंड वॉश करके, या फादर है, मदर है, या घर में कोई भी है तो अपने हैंड वॉश करके अच्छे से उनके गम्स को प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने से क्या होगा कि उनके पेन में आराम मिलेगा, तो वो चिड़चिड़ कम करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे पेसिफायर्स होते हैं, टीथर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और कुछ लकड़ी के होते हैं, कुछ लकड़ी का भी होता है जिससे टीथिंग आसान हो जाती है। जो लकड़ी के होते हैं वो बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए, तो आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, जिनकी उनकी टीथिंग प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाए। जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है वो मेनली पेन की होती है। जब दांत आते हैं तो जॉ बोन्स, ये जो गम्स हैं ये हार्ड होते हैं। इन गम्स के नीचे जो हैं वो सारे दांत रहते हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर जब आते हैं तब बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम हिड़ी पकना बोलते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज में। तो जब बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस समय ये सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे कि बच्चा चलना सीखता है, पहले क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर वो खड़े होके थोड़ा खड़ा होता है सहारे के, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गिरता भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, टीथिंग के साथ साथ बहुत सारी स्टेप्स रहती है जिसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो क्या होता है कभी कभार, जैसे बच्चा कुछ भी चीज़ें मुंह में लेने लगता है, उसको चाहिए कुछ भी ले लेता है,
तो हमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टीथिंग के साथ साथ बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि इसको तो दस्त लग रहे हैं, दांत के साथ आते हैं, जिसके तो दस्त के साथ दांत आए हैं, इसको बुखार आ रहा है। लेकिन जो दस्त और बुखार है वो टीथिंग के साथ नहीं हो, मतलब टीथिंग की प्रोसेस के साथ होता है, लेकिन ये टीथिंग की वजह से नहीं होता है। क्या होता है, उस समय बच्चे, उनको जो भी दिखता है वो मुंह में लेना चाहते हैं और वो मुंह में लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में कुछ वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डायरिया होना टीथिंग के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अनहाइजीनिक की वजह से यहाँ पर डायरिया आता है। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि उनके लिए एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट पैदा करें, मतलब आस-पास जहाँ पर वो बच्चा अपने फर्श को साफ रखें, उसके जो कपड़े हैं उसको साफ रखें, वो जो हैंकी यूज़ कर रहे हैं उनको साफ रखें, तो उसके जो टीथिंग प्रोसेस है उसके साथ उसको डायरिया या फीवर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है BC21 या बायो कॉम्बिनेशन 21 वो बहुत सारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम ये मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे देंगे तो बच्चों को टीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो वो एक बायो कॉम्बिनेशन है वो एक सॉल्ट कॉम्बिनेशन है जो बच्चों की बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। आप उसको कितने समय तक दें और किस किस मात्रा में दें, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो भी आपको एक रेगुलेटेड अमाउंट में ही देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि हम इसको रेगुलर देंगे तो हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी टीथिंग आसान हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजी पैदा हो चुकी है लोगों में, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी बाहर से दे रहे हैं। जैसे टीथिंग के समय हम वैसे ही मल्टीविटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट बॉडी को देते ही हैं बच्चे को। 6 महीने में उसकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और एज अर्ली एज 3 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स तब मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट और ये सब देते हैं बच्चों को, आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं। तो बच्चों में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हर बच्चे को बायो कॉम्बिनेशन 21 की ज़रूरत होती है? क्या हर बच्चे को कैल्शियम, विटामिन ये चाहिए होते हैं? आपको ये समझना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मुझे ये देना चाहिए? क्या आप अननेसेसरी लोड तो नहीं डाल रहे हो उसके किडनी के सिस्टम पे या उसकी बॉडी में, जिसके लिए उसका फिर आगे जाके दिक्कत हो? तो इसीलिए डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही आप बायो कॉम्बिनेशन 21 ले, क्योंकि टीथिंग जो प्रोसेस है वो 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक चलती है। आप उसको अगर रेगुलर देंगे तो वो आपके बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसी के साथ साथ एक और मेडिसिन होती है कैलकेरिया फॉस, जो टीथिंग ट्रबल्स को कम करने में हेल्प करती है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि कोई भी मेडिसिन हो उनको रेगुलेटेड अमाउंट में देना सही होता है, चाहे होम्योपैथी ही क्यों ना हो। अगर आप अननेसेसरी अगर देंगे बच्चों को तो वो आपके बच्चों पे गलत असर भी डाल सकती है। और सेकेंडली बहुत सारे जेलीज आती हैं, बहुत सारे पेन रिलीवर क्रीम्स आते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीथिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है। तो उस पेन को इजी करने के लिए आप बच्चे के पेन को मैनेज करें, ना कि अनवांटेड चीज़ें यूज़ करें। बहुत सारी बच्चे को अगर आप अच्छे से, वो जब भी इस परेशानी में हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दे, उसका ध्यान भटकाए, ताकि उसको पेन से ध्यान किसी और बच्चों का ध्यान आसानी से भटकाया जा सकता है। उसको कुछ भी आप टॉयज़ देंगे या कुछ भी अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे या उसको खिलाएंगे तो वो आसानी से अपने दर्द को भूल जाता है और वो किसी और चीज़ में लग जाएगा। तो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ना कि उनको अनवांटेडली बहुत सारी मेडिसिन दी जाए। आई होप कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे से कोई भी मेडिसिन दें, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, चाहे वो आयरन सप्लीमेंट हो, चाहे वो होम्योपैथी की कोई भी रेमेडी हो, बायो कॉम्बिनेशन 21 हो या कैलकेरिया फॉस है जो टीथिंग में बहुत अच्छा काम करती है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें कि हमें कोई भी मेडिसिन बच्चों को
अनवांटेड नहीं देना है। जितनी मात्रा आप एक बार कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, फिर आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ये किस मात्रा में कब तक और कितने टाइम तक देनी है। क्या आप 2 साल तक ये यूज़ करना सही है अपने बच्चे के लिए? अगर आप ये आप अपने बच्चों को नेचर को लेके अवेयर रहिए, अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को वॉच करिए कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही है, मेरे बच्चे को पॉटी कैसी हो रही है, मेरे बच्चे, आप उसको बहुत सारी, अब 6 मंथ के बाद तो आप बहुत सारा उसको सॉलिड फूड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें वो इंक्लूड करते हैं उसके खाने में। पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, इन सब की प्यूरीज देने लगते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है इस समय पे कि अगर मेरा बच्चा नॉर्मल है, उसको पोटी सूसू अच्छे से हो रही है, उसका वेट गेन हो रहा है टाइम टू टाइम, तो क्या हम उसको मेडिसिन पे डालें? आप उसके कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के बाद बेबी अपने आप लेने लगता है। और जब बेबी होता है तो ऑलरेडी उसके अंदर कैल्शियम और आयरन का इतना स्टोरेज होता है कि वो 6 मंथ तक उसको चला सकता है। तो अनवांटेडली हमने बेबी को कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट ना दें। और टीथिंग के दौरान जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अवेयर रहें कि क्या वो हमारे बच्चों के लिए ठीक है कि नहीं है। तो कोई भी चीज़ हो उसे रेगुलेट मात्रा में ही लें और आगे और अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दें और उनको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दें, ताकि उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। और भी अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो बच्चों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं।